बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे माइट्रल स्टेनोसिस। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स है: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल है ये माइट्रल वॉल है। अब इसकी स्टेनोसिस हो जाए, स्टेनोसिस मतलब नैरोविंग हो जाए, तो हम इसको माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं। माइट्रल स्टेनोसिस की काजेज़ है, मेनली जो काज है वो है रूमेटिक फीवर। जिन पेशेंट में रूमेटिक फीवर हो जाए तो उनमें रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होता है, और जो सबसे कॉमन रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है वो है माइट्रल स्टेनोसिस। उसके बाद है ओल्ड एज। ओल्ड एज में भी हैवी कैल्सिफिकेशन होती है माइट्रल वाल्व की, और उसकी वजह से स्टेनोसिस होता है, या कंजेनिटल, बाज़ पेशेंट में कंजेनिटल भी होता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस कि ये होता कैसा है, तो सबसे पहले ये रूमेटिक फीवर हो गया पेशेंट को, तो जो वॉल है उसकी फाइब्रोसिस होगी, और इसकी जो कस्प है उसकी फ्यूजन होगी एक दूसरे के साथ। जो नॉर्मल वॉल है उसकी जो ओपनिंग है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है डायस्टली में, और फिर ये रिड्यूस हो के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तक रह जाती है माइट्रल स्टेनोसिस में। अब स्टेनोसिस होगी तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी फिलिंग ज़्यादा डिपेंडेंट होगी एट्रिया की कंट्रैक्शन पर, लेफ्ट एट्रिया की कंट्रैक्शन पर, क्योंकि वॉल पूरा खुल नहीं रहा, तो एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड नीचे आएगा वेंट्रिकल में। उसके बाद है जब ये कंट्रैक्शन करेगा एट्रिया, तो ये एट्रिया की भी डायलेशन भी होगी, हाइपरट्रोफी भी होगी, क्योंकि ये फोर्सफुल कंट्रैक्शन करेगा कि ब्लड को नीचे पंप करे। अब उसके लिए ये इसकी हाइपरट्रोफी होगी और डायलेशन भी होगी उसकी, क्योंकि वॉल तंग है और वो फोर्सफुली नीचे ब्लड को पुश कर रही है। जो वो एट्रिया है वो पुश कर रही है ब्लड को नीचे फोर्सफुली। अच्छा, अब डायलेशन होगी, तो डायलेशन और हाइपरट्रोफी की वजह से जो लेफ़्ट एट्रिया है उसका प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मोनरी वीनस कंजेशन होगी, जो पल्मोनरी वेन्स है उसमें कंजेशन होगी, और उस कंजेशन की वजह से एक्सचेंज नहीं होगा ब्लड, और पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होगा। ठीक है। अब लेफ्ट एट्रिया की डायलेशन होगी तो लेफ़्ट एट्रिया में एट्रियल फिब्रिलेशन भी होगा। फिब्रिलेशन का मतलब ये है कि जो लेफ़्ट एट्रिया है वो डिफरेंट जगहों से उसकी फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इम्पल्स जनरेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली डिफरेंट जगहों से, तो ये डिफरेंट जगहों से इसकी फायरिंग स्टार्ट हो गई। अब एट्रियल फिब्रिलेशन होगा तो पल्मोनरी एडीमा होगा, क्योंकि आगे ब्लड जा नहीं रहा तो पल्मोनरी एडीमा होगा। और इसके साथ साथ जब ये एट्रियल फिब्रिलेशन होती है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होती है। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो जो ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट से पंप होके जाता है लंग्स में, तो वो नहीं जाएगा, वो बहुत फोर्सफुली जाएगा। तो उसको फोर्स करने के लिए जो राइट वेंट्रिकल है उसकी भी हाइपरट्रोफी और डायलेशन होगी। अब इसकी डायलेशन होगी तो ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो एट्रिया की तरफ पुश होगा, जो राइट एट्रिया है उसकी तरफ पुश होगा, और पीछे बैक फ्लो उसकी ना इस तरह हो जाएगा। ये इसकी हाइपरट्रोफी हो गई, अब ये ब्लड पीछे जाएगा तो इसकी ट्राइकस्पिड जो वॉल है इसकी रिगर्जिटेशन हो जाएगी और राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा, पेशेंट में राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा। अब इन पेशेंट, ये तो हो गई इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। अब इन पेशेंट में होता क्या है कि सबसे पहले जो साइन सिम्टम्स है उसके पेशेंट के, तो इस पेशेंट के सिम्टम्स में आता है ब्रेथलेसनेस। तो ब्रेथलेसनेस की हम पढ़ चुके हैं कि पल्मोनरी कंजेशन होगी, उसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होगी पेशेंट में। फटीग होगा, पेशेंट हिस्ट्री में कहेगा कि मुझे थकावट है, तो वो लो कार्डिक आउटपुट की वजह से होगा। एडीमा और एसाइटी होगी, क्योंकि राइट हार्ट फेलियर है, राइट हार्ट फेलियर की वजह से एडीमा और एसाइटीज़ होगी, क्योंकि ब्लड जो है वो राइट जो एट्रिया है उसमें आ नहीं रहा, पूरी बॉडी में ना, पूरी बॉडी का ब्लड
तो वो वेंस में रहेगा। जब वेंस में रहेगा तो वो जो उसकी फ्लूइड्स है, प्लाज्मा जो फ्लूइड्स है, वो वेंस से निकलेगी और पूरी बॉडी में एडिमा कॉज करेगी और इसाइटिस होगी। इसके बाद है हेमोप्टासिस। हेमोप्टासिस है जो कप में ब्लड आता है, उसको हम हेमोप्टासिस कहते हैं। ये भी पल्मोनरी कंजेशन की वजह से होता है। कप है तो कप जो है वो भी पल्मोनरी कंजेशन की वजह से होता है। चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन कप जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से होता है। और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से होता है, क्योंकि एट्रिया में ब्लड की जो स्टेसिस होती है उसकी वजह से ब्लड में क्लॉट्स बनते हैं और वो क्लॉट्स फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद साइंस है। तो साइंस में सबसे जो पहला साइन है वो एट्रियल फिब्रिलेशन है। एट्रियल फिब्रिलेशन होगी पेशेंट में, और पेशेंट की माइट्रल पेसिस होगी। उसकी अपनी एक अपीयरेंस है उस पेसिस की, आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। पिक्चर आपने देख ली होगी। पेशेंट में पिंकिश पर्पल पैचेस होंगे उसके नोज़ पर, उसके चीक्स पर और उसके लिप्स पर, बायलैटरली होंगे। ये जो है ये वस्कुलर जो स्टेसिस होती है ब्लड की, ये उसकी वजह से होता है। हम इसको जो है माइटल पेसिस कहते हैं। तो ये साइन होगा पेशेंट में। और पेशेंट में जो पहला जो S1 है वो लाउड होगा, क्योंकि जो ये वॉल है ये स्टेनोज वॉल है, तो ये फोर्सफुली क्लोज होंगे। तो फोर्सफुली क्लोज होंगे तो ये इसका जो S1 है वो लाउड होगा। उसके बाद ओपनिंग स्नैप है, जो S2 है वो नॉर्मल होगा। और जो S2 हो जाए तो S2 के बाद अभी ये वॉल्व खुलेंगे, तो जब ये खुलेंगे तो एक तेज़ ओपनिंग स्नैप होगा, तेज़ साउंड होगा। ओपनिंग स्नैप बिल्कुल क्लिक सी साउंड हो जाएगी और ये वॉल्व खुल जाएंगे। फिर इसके बाद एक और मरमर है, मिड डायस्टोलिक मरमर। अब ये वॉल्व जो है ये इससे ब्लड गुजरेगा तो टर्बुलेंस होगी। उस टर्बुलेंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं मिड डायस्टोलिक मरमर। उसके बाद फिर लाउड S1 होगा और फिर वही रिपीट। क्रेपिटेशंस होंगे ऐसे पेशेंट में, क्योंकि पल्मोनरी जो हाइपरटेंशन है और पल्मोनरी एडिमा होगा उस वजह से क्रेपिटेशंस होंगे। और जब पेशेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप कर ले तो उनमें P2 भी लाउड होगा। ये जो P2 है उनमें ये भी नॉर्मल होगा जब पेशेंट जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप कर ले। अच्छा, ये उसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब क्लिनिकल फीचर्स के बाद है इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशंस में हम पेशेंट की जो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन है उसमें ECG करते हैं। ECG में जो है ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, टाल आर वेव आएगा V1 और V3 में। इसके बाद पी माइट्रेल है। पी माइट्रेल का मतलब है कि पी वेव्स जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। फिर क्यूआरएस कम्प्लेक्स होगा इस तरह। इसके बाद क्यूआरएस कम्प्लेक्स, फिर नॉर्मल टी वेव, फिर उसके बाद पी वेव्स, पी। तो ये हो गया जो हम पी माइट्रेल कहते हैं, ये एट्रियल फिब्रिलेशन का फीचर है। उसके बाद है चेस्ट एक्सरे करेंगे, तो चेस्ट एक्सरे में एनलार्ज लेफ्ट एट्रियम होगा क्योंकि उसकी डायलेशन हुई है और हाइपरट्रोफी हुई है। फिर पल्मोनरी वेनस कंजेशन जो एक्सरे है उसमें हमें नज़र आएगा। आप ये पल्मोनरी वेनस कंजेशन इस एक्सरे में देख सकते हो। ये पल्मोनरी वेनस कंजेशन का एक्सरे है। इसके बाद इको करेंगे तो जो वॉल है वो थिक नज़र आएगा और इमोबाइल होगा। फिर कार्डिक कैथेटराइजेशन है, तो कैथेटराइजेशन करेंगे तो उसमें हमें जो वॉल है उसकी स्टेनोसिस नज़र आएगी। हम इनसाइड देखेंगे ना तो हमें स्टेनोसिस नज़र आएगी इसमें। अच्छा, फिर इसकी मैनेजमेंट, तो मेडिकल मैनेजमेंट है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को एंटीकोगुलेंट्स देंगे कॉन्स्टेंटली, कि वो एंटीकोगुलेंट्स ले, क्योंकि एंटीकोगुलेंट्स एट्रियल फिब्रिलेशन हुई है, क्योंकि पेशेंट में एट्रियल फिब्रिलेशन हुई है और उस एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से ब्लड की स्टेसिस होगी तो क्लॉट्स बनेंगे और वो क्लॉट्स पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। फिर तो उसको रोकने के लिए हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं। फिर वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करने के लिए हम पेशेंट में डिजॉक्सिन देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। ये जो हार्ट है उसका
उसकी जो रेट है वो कंट्रोल करने के लिए। फिर पल्मोनरी कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए हम पेशेंट में डायूरेटिक्स देते हैं कि जो राइट हार्ट फेलियर को रोक सके हम, और जो पल्मोनरी कंजेशन है वो ना हो। एंटीबायोटिक्स देंगे, प्रोफाइलैक्सिस करेंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से, कि इस पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ना हो। आज चाहिए तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट के बाद है जो सर्जिकल। तो सर्जिकल में हम माइट्रल बलून वेलोप्लास्टी करते, एक कैथेटर को पास करते, और जो माइट्रल वेल है उसके अंदर वो कैथेटर जब आता है तो एक बलून होता है उसके एंड पर, और हम उसको डायलेट करते और फिर उसको छोड़ देते। तो ये जो है ये वॉल को डायलेट रखेगा, ओपन रखेगा। तो ये हो गया। और फिर जो सबसे लास्ट है वो है वॉल रिप्लेसमेंट। तो वॉल रिप्लेसमेंट हम तब करते हैं जब पेशेंट के सिम्टम्स ठीक ना हो, मोबाइल हो, कैल्सीफाई क्राइटेरिया इसके लिए मोबाइल हो, नॉन कैल्सीफाइड वॉल हो, तो हम करते हैं ये जो वॉल रिप्लेसमेंट करते। तो ये हो गया माइट्रल स्टेनोसिस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।